फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जी मल्टीवर्स। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो पाथफाइंडर का क्वेश्चन है और रिजिड बॉडी डायनामिक्स या रोटेशनल मोशन जो भी बोलना बोल लीजिए, उसका बिल्डअप नंबर 24 का ये क्वेश्चन है जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में से एक ऑडियंस ने पूछा है और आप भी पूछ सकते हैं। या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया है? मेटल पाइप बेंट एट राइट एंगल एट इट्स मिड पॉइंट, यानी कि ये जो पाइप है इसकी ये और ये लेंथ सेम होनी चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि मिड पॉइंट पे बेंड किया गया और ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ रहा है पहली लाइन से। इस पिवटेड टू अ फिक्स सपोर्ट एट वन ऑफ इट्स एंड सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन इट्स प्लेन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द पिवटेड एंड। मतलब यहाँ से ऊपर ये जो है हमारा इधर से पिवट किया गया है और इधर इधर ऐसे रोटेट कर सकता है हमारा मेटल पाइप। और क्या बोला गया है? अ फ्लेक्सिबल होज इज कनेक्टेड to the pivoted end. When the water is fed at a particular rate into the pipe, the upper arm of the pipe makes an angle alpha with the vertical. अभी क्या बोल रहा है कि जब हम ये पाइप में पानी लाते हैं तो पानी मेटल पाइप से ऐसे फ्लो होकर बाहर निकल जाता है इस एंड से, तो ये मेटल पाइप जो एंगल अल्फा से वर्टिकल बना लेता है, यानी कि डिफ्लेक्ट हो जाता है थोड़ा। अभी क्या बोल रहे हैं कि इफ़ द रेट of feeding the water is gradually met eta times, find an expression for the angle beta for which the upper arm of the pipe will make the vertical. अभी बोल रहे हैं कि अगर हमारी जो ये रेट है, रेट ऑफ फीडिंग द वाटर इस ग्रेजुअली मेड एन टाइम, यानी कि हमारी वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है अगर वो ईटा टाइम्स बढ़ा दी जाए, ईटा वी कर दी जाए, पहले वी थी तो, तब जो हमारा एंगल बीटा होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा अल्फ़ा से, वो हमें बताना है और उसके लिए एक्सप्रेशन भी निकालना है इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ये जो है वो टॉर्क बैलेंसिंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं फटाफट से इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मान लेते हैं पिवट पॉइंट है और ये ऐसा कुछ यहाँ पे है। ठीक है, ये लेंथ अगर हम एल मानते हैं तो एक मिनट अच्छे थोड़ा, हाँ ठीक है, ये लेंथ अगर हम एल मानते हैं तो ये लेंथ भी, एक मिनट, ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी दोस्तों? एल हो जाएगी। ठीक है, और ये वर्टिकल से जो एंगल है दोस्तों वो कितना बना रहा है? ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन से एंगल कितना बना रहा है? हमारा अल्फ़ा एंगल बना रहा है। ठीक, और ये एंगल दोस्तों 90 है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा टुकड़ा है पाइप का और ये टुकड़ा पाइप का, दोनों के मासेस सेम होंगे। ठीक है, दोनों के मासेस सेम होंगे। अच्छा, तो अभी जब वाटर आएगा तो सबसे पहले हम सारे फोर्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक सबसे पहले एक तो इस पाइप का जो वेट होगा, हम दो भाग में पाइप को ब्रेक कर रहे हैं, ये पाइप और नीचे वाला ये वाला। ठीक है, दोनों का मास सेम होगा क्योंकि उनकी लेंथ इक्वल है। ठीक है, तो इसका नीचे लग रहा होगा दोस्तों मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी रॉड का, यूनिफॉर्म रॉड का, तो इधर लग रहा होगा दोस्तों mg एग्जैक्टली सेंटर पे। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2 हो जाएगी, एग्जैक्टली सेंटर पे लगेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे लोकेटेड होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। ठीक है, अच्छा, और ये वाला जो दूसरा रॉड है उसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, तो उसका mg कहीं यहाँ नीचे लगेगा। ठीक है, अभी तक हम इतना, और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी? इधर से इधर कितनी हो जाएगी? ये लेंथ L/2 हो जाएगी। अभी हम इतना ही बोल रहे हैं, और ये जो पिवट पॉइंट है उस पर भी कुछ फोर्सेस लग रहा होगा, रिएक्शन फोर्स कहते हैं उसे, और वो उसकी डायरेक्शन अभी कुछ मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि हम क्या करने वाले हैं कि इसी पॉइंट ए के अबाउट जो पिवट किया गया उसी के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको वो फोर्स नहीं पता, पिवट जो नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है वो निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए हम इसी पॉइंट पे फोर्स बैलेंस कर सकते हैं, मतलब टॉर्क बैलेंस कर देंगे। और आप चाहे तो किसी भी रॉड, ये मेटल पाइप जो है किसी भी पॉइंट पे टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं, चाहे तो आप इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी कर सकते हैं। पर हम जनरली, एक मिनट, पर हम जनरली दोस्तों क्या करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, इधर कुछ फोर्स लग रहा होगा पिवट पॉइंट पे, पर हम बता नहीं रहा क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम टॉर्क बैलेंस करेंगे तो उस पॉइंट पे जो भी फोर्सेस ऐसे लग रहे होंगे उन सब का टॉर्क क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसी पॉइंट पे लग रहे हैं। ठीक है, बेसिक टॉर्क का जो एनालिसिस होता है वो हमने कर लिया यहाँ। और एक फोर्स लग रहा होगा कि पानी जो बाहर फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ फोर्स पाइप पे लगाएगा। अच्छा, और आपको नहीं पता कि अगर कोई भी लिक्विड हो, ये मान लेते ए क्रॉस सेक्शन एरिया का पाइप है और कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा हो वेलोसिटी v से और उसकी डेंसिटी रो है, तो जो फोर्स लगाती है वो
पाइप पे या कंटेनर पे वो कितना हो जाता है रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेशन मैं करके दे देता हूँ, बहुत सिंपल है। तो मान लेते हैं ये फ्लूइड डायनामिक्स का पार्ट है थोड़ा, तो आई होप कि आपको पता हो या नहीं तो मैं डेरिवेशन कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। देखो हम ये जो है हम ये ए क्रॉस सेक्शन की जो पाइप है ये वाली, ठीक है, उसका इधर छोटा सा टुकड़ा dx मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, ये छोटा सा टुकड़ा हमने dx मान लिया यहाँ। ठीक है, एक मिनट दोस्तों यहाँ पे, हाँ ठीक है, छोटा सा dx लेंथ बहुत छोटी है, इतना टुकड़ा मान लिया। ठीक है, और इधर वेलोसिटी फ्लो हो रही है ऐसे v से। इसका एरिया क्या है दोस्तों, ए एरिया है इसका। ठीक है, तो इस छोटे से ये जो इस पोर्शन में जो पानी का मास होगा, इस पोर्शन में छोटा सा मास पानी का होगा। याद रखें, पानी के मास की बात करूँ कितना हो जाएगा, रो इंटू उसका छोटा सा वॉल्यूम, और उसका छोटा सा वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, रो ए डी एक्स। और डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, उसकी वेलोसिटी v है, तो v dt हम लिख सकते हैं, बिल्कुल जी हाँ। ठीक है, अभी अगर उसका थोड़ा हम निकालें मोमेंटम, छोटा सा मोमेंटम निकालेंगे वाटर, वो कितना हो जाएगा, जो उसका छोटा सा मास है इंटू उसकी वेलोसिटी। ठीक है, जितना छोटा सा मास है उसकी वेलोसिटी, तो डी एम, अच्छा सॉरी डी एम की ये जो है, ये जो डी एम निकाला इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो ये कितना आ जाएगा, छोटा सा मोमेंटम जो कैरी करेगा वो रो ए वी स्क्वायर डी टी आ जाएगा। ठीक है, और फोर्स क्या होता है दोस्तों, डी पी बाई डी टी। तो इधर से फोर्स जो आएगा कितना आ जाएगा, रो ए वी स्क्वायर। ठीक बात, ठीक है। अच्छा, तो ये जो छोटा सा एनालिसिस हमने कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ। और जो फोर्स पानी बाहर निकाल रहा है वो पाइप पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, ये मैंने साइड में शिफ्ट कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पानी बाहर निकल रहा है, पानी ऐसे बाहर निकल रहा है। ठीक है, पानी ऐसे बाहर निकल रहा है, तो पाइप पे जो फोर्स लगेगी वो कुछ ऐसी लगेगी, ऐसे कलर अलग बना लेते हैं उसकी, कुछ एक मिनट, ऐसी फोर्स लगेगी रो ए वी स्क्वायर पाइप के अलोंग ये डायरेक्शन में। ठीक, तो उसका मतलब क्या हो कि ये वाला एम है, ये वाला जो एम है, ये वाला एम और ये रो वी स्क्वायर का, ये ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा। और मैंने पहले ही बोला कि ये तीनों और एक और फोर्स इधर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, कुछ रिएक्शनों में पता नहीं है कैसे लग रहे होंगे। तो ये चारों फोर्स का किसी भी पॉइंट का अगर आप टॉर्क निकालोगे, ये पॉइंट किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करोगे तो वो 0 ही आएगा। पर ऐसा करना, किसी रैंडम पॉइंट को चूज़ करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जो सबसे फ़ायदेमंद पॉइंट जो है वो ए पॉइंट है, क्योंकि उस पर नॉर्मल का फोर्स, जो रिएक्शन फोर्स है उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम चलिए इस ए पॉइंट के ऊपर टॉर्क बैलेंस करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले अगर इसका टॉर्क निकालना है ये ऊपर वाले एम का, तो ये सबसे पहले ये लेंथ हो जाएगी कितनी, ये वाली लेंथ हो जाएगी कितनी, L/2 साइन अल्फ़ा हो जाएगी, क्योंकि ऊपर का एंगल अल्फ़ा है। ठीक बात, तो मतलब ये वाले जो एम होगा वो उसके ऊपर कुछ ऐसे टॉर्क लगाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, तो इसका टॉर्क तो हमें पता चल गया, जो टॉर्क 1 है एम का वो कितना आ गया, mg L/2 साइन अल्फ़ा। ठीक, इसको अभी थोड़ा मिटा देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। अभी जो ये वाला फोर्स है रो, इसको उसका पहले निकाल लेते हैं, कि वो आसान है। देखो उसका कैसे निकालेंगे, कि ये जो है ये रो वी स्क्वायर को अगर मैं थोड़ा सा आगे खिसका दूँ, ऐसे कर दूँ, ऐसे खिसका दूँ, ये अगर रो वी स्क्वायर लग रहा है ऐसे, ठीक है, अगर रो वी स्क्वायर ऐसे लग रहा है तो उसकी परपेंडिकुलर लेंथ ऑलरेडी यही हो जाएगी। ठीक है, जो हमको दे रखी है ये वाले उसकी परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी, क्योंकि रो वी स्क्वायर ऐसे लग रहा है। परपेंडिकुलर लेंथ जो होती है वो टॉर्क के लिए जिम्मेदार होती है, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ हमारी एल ही हो जाएगी। ठीक, इसका जो टॉर्क 3 मान लेते हैं, इसका उसका 2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर एल। ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो जो मेन बात है वो इस लास्ट वाले जो नीचे वाला एम उसका टॉर्क निकालने की बात है, कि वो थोड़ा आपको ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए इसको और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये दोनों एंगल 90 है। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ की है हमने। अच्छा, ठीक है, और उसके लिए जो ये एम के लिए जो परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी तो दोस्तों ये वाली लेंथ हो जाएगी एम के लिए, क्योंकि ये पिवट पॉइंट है ए। इधर से आप सीधी लाइन खींचेंगे, उसकी परपेंडिकुलर लेंथ जो जिम्मेदार है कि टॉर्क के लिए, वो यही लेंथ हो जाएगी। ठीक, तो उसका कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। तो हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि एंगल राइट एंगल है।
ये एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। सिमिलरली ये लाइन पैरेलल है ये दोनों, तो ये एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल अल्फ़ा याद रखना थोड़ा, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत डायग्राम छोटा है इसलिए इधर ऊपर अल्फ़ा लिख देता हूँ। ठीक है, और अभी हमको पता है कि अभी सिमिलरली और एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं ऐसा। ठीक है, क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छा रेफरेंस इसमें बता दूंगा, और एक चीज़ तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो देखो ये लेंथ एल है, ये एंगल अल्फ़ा था। ठीक है, यहाँ पे मिड पॉइंट पे एम लग रहा है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हो जाएगी एल टेन अल्फ़ा। ठीक है, एल टेन अल्फ़ा हो जाएगी ये, क्यों, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से कर दिया। और ये लेंथ तो एल बाई टू थी क्योंकि एम जी ज्योमेट्रिक सेंटर पे लग रहा था, सेंटर ऑफ मास है। अच्छा, तो ये जो बची कुची लेंथ है, छोटी सी लेंथ बची कुची है ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, एल टेन अल्फ़ा माइनस एल बाई टू। और हमने इसको इधर से ज्वाइन किया था क्योंकि यही लेंथ जिम्मेदार थी और ये एंगल अल्फ़ा था। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हमको पता है एल टेन अल्फ़ा माइनस एल बाई टू, ये एंगल अल्फ़ा है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, इस पूरे को कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एल टेन अल्फ़ा माइनस एल बाई टू, इस पूरे को कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई। ठीक, समझ में आ गया। तो इसको मैं थोड़ा नीचे इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो हमारा टॉर्क टू जो आ रहा है, परपेंडिकुलर लेंथ जो थी टॉर्क टू, कितना हो जाएगा, एम जी, इसको भी थोड़ा साइड में कर लेते हैं ताकि हमको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, तो ये एम जी कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितनी थी, एल कॉमन ले लेते हैं, तो टेन अल्फ़ा माइनस वन बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, यही अभी आधा हमारा काम ख़त्म हो गया है क्योंकि हमने सारे टॉर्क निकाल लिए हैं। अभी हमको सिर्फ टॉर्क की डायरेक्शन देखनी है। तो इधर दोस्तों एम जी लग रहा था और फिर बैलेंस करना है टॉर्क को, डायरेक्शन देखिए हमको अभी बैलेंस करना है। इधर एम जी लग रहा था ऐसे, वो इसको ऐसे घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, इसको ये भी एक अबाउट ऐसे घुमाना चाहेगा, पर ये जो अकेला फोर्स है रोई इसकर, वो एक को ऐसे घुमाना चाहेगा। तो दो टॉर्क, टॉर्क वन और टॉर्क टू उसके साथ मिलकर काम करे और टॉर्क थ्री दोनों के अगेंस्ट जा रहा है। उसका मतलब क्या हो गया, सिंपली टॉर्क बैलेंस करेंगे हम जो बचपन में करते थे, टॉर्क वन प्लस टॉर्क टू हो जाएगा टॉर्क थ्री। तो एम जी एल बाई टू साइन अल्फ़ा जो है हमारा प्लस एम जी एल बाई, एक मिनट क्या था इधर, टॉर्क टू, अच्छा एम जी एल टेन अल्फ़ा माइनस वन बाई टू कॉस अल्फ़ा, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तीसरा टॉर्क इक्वल जो था रो ए वी स्क्वाड, रो ए वी स्क्वाड एल। ठीक, अभी चाहो तो एल काट सकते हो, पर मैं इसको अभी भी इक्वेशन वन बनाना चाहूँगा क्योंकि हमारा और एक काम, लास्ट काम जो है हमारा बाकी है। ठीक, इक्वेशन सॉरी वन बना देंगे, टू तो नहीं वन। अभी हमारा आधा क्वेश्चन समाप्त हो गया है, आधा से थोड़ा ज़्यादा। अभी क्या बोल रहा है कि अभी रेट ऑफ वाटर, जो रेट ऑफ फीडिंग ऑफ वाटर था वो ग्रेजुअली मेड एन टाइम्स, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर को बढ़ा दे के एन वी कर दिया है। तो अभी जो फोर्स लगेगा वाटर का, वो फोर्स लगेगा वाटर का वो कितना लगने लग जाएगा, रो ए वी स्क्वायर होता है, तो एन ईटा सॉरी ईटा वी लग जाने लगेगा वेलोसिटी, ईटा वी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा रो ए ईटा स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा न्यू फोर्स आ जाएगा। और हम सब सेम अभी भी उसका डायग्राम बनाएंगे, ये एंगल बदल के कुछ बीटा हो गया। ठीक है, इधर एम जी था, ये लेंथ एल थी, ये इधर एम जी लग रहा था, ये फोर्स कुछ बदल के रो ए ईटा स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अभी भी हम इसका टॉर्क निकालेंगे, तो इसमें सिर्फ अल्फ़ा को बीटा बदल के लिखना पड़ेगा और टॉर्क फिर बदल जाएगा। तो इसमें भी ऊपर वाले जैसा ही टॉर्क होगा, सिर्फ उसका एंगल बदल गया है। तो पहले वाला टॉर्क क्या हो जाएगा, एम जी एल बाई टू साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये था, ये एल बाई टू साइन बीटा था। ठीक है, साइन बीटा है, पहले एल बाई टू साइन अल्फ़ा था। फिर टॉर्क टू जो था हमारा, वो ये वाला एम जी का था, वो अभी वो बदल के कितना हो जाएगा, एम जी एल टेन बीटा माइनस वन बाई टू कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा सॉरी, ये सभी अल्फ़ा को बीटा में बदल देंगे। और टॉर्क थ्री जो होगा वो सबसे अलग हो जाएगा, वो हो जाएगा रो ए ईटा स्क्वायर्ड वी स्क्वायर्ड एल। अभी एल तो वही रहेगा और सिर्फ ईटा स्क्वायर यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया।
सेम चीज़ यहाँ पे कर देंगे, सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे कर देंगे, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 इज इक्वल टू टॉर्क 3। ठीक है, ये किसके अबाउट है, सबके ए के अबाउट लिख रहे हैं, जो पिवटेड पॉइंट था उसके अबाउट लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, इधर साइड से चालू करते हैं, इधर mg/2 साइन बीटा प्लस mg/L टेन बीटा माइनस 1/2 कॉस बीटा हो जाएगा यहाँ, इज इक्वल टू ये हो जाएगा रो ए ईटा स्क्वायर वी स्क्वायर एल। इसको भी मान लेते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर 2। अभी हम एक ही काम करना बाकी अभी, कि जो रो ए वी स्क्वायर एल था उसका जो फर्स्ट इक्वेशन में जो वैल्यू थी रो ए वी स्क्वायर एल की, उसकी हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें एन स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एन स्क्वायर को कॉमन लेके रो ए वी स्क्वायर की जो वैल्यू है ये वाली, इसको इधर डालना है। तो अभी थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा लंबा होने जा रहा है, पर इजीली हो जाएगा। साइन बीटा प्लस mg/L टेन बीटा माइनस 1/2 कॉस बीटा इज इक्वल टू भी जो ईटा स्क्वायर को बाहर ले लीजिए और रो ए वी स्क्वायर था उसकी जगह हम क्या डाल देंगे, ये चीज़ ऊपर का इक्वेशन था, रो ए वी स्क्वायर की जगह डाल देंगे अल्फ़ा के टर्म्स में। ठीक है, तो इधर मैं लिख लेता हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं, mg/L/2 साइन अल्फ़ा था, और दूसरा फोर्स जो टॉर्क था वो कितना था, mg/L टेन अल्फ़ा माइनस 1/2 इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, नहीं एक ही, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। तो ये एक बड़ी सी इक्वेशन बन रही है, पर अभी आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा, तो इधर क्या हो जाएगा, देखो mg/L सब जगह कैंसिल। ठीक, mg/L सब जगह कैंसिल। अभी सिर्फ हमको थोड़ा बेसिक सॉल्व करना है। अभी इसको हम खोलेंगे तो ये साइन बीटा/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन बीटा इंटू कॉस बीटा, कितना हो जाता है, साइन बीटा ही हो जाएगा। टेन बीटा का आप लिख लीजिए ये चीज़, साइन बीटा बाय कॉस बीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस बीटा/2। सिमिलरली यही सेम अंदर इक्वेशन से हमें सिर्फ अल्फ़ा के फॉर्म में लिख देंगे, साइन अल्फ़ा/2 प्लस साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा/2। ठीक है, क्योंकि अंदर सिर्फ एंगल अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, एंगल सिर्फ अलग है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर थोड़ा हम देखें तो एलसीएम लेके करेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन बीटा माइनस कॉस बीटा/2 इज इक्वल टू ईटा स्क्वायर 3 साइन बीट अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा ओल अपॉन 2 कैंसिल। तो अभी आप एक सवाल उठता है कि हम बीटा कैसे निकालें अभी। ठीक है, और पीछे आप जो आंसर दिखेंगे वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है कोई भी प्रकार से, उसमें कुछ अलग ही tan इनवर्स आ रहा है। तो अभी हमें ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिक लगानी होगी। हम क्या करेंगे, इसको ये लिख देंगे r cos फाइव मान लेते हैं, कुछ भी एंगल r cos फाइव मान लेते हैं, और इधर कुछ नहीं है तो 1 है, इधर एक मिनट 1 है, इधर कुछ नहीं है तो इसको हम 1 को मान लेते हैं r sin फाइव। क्यों कर रहा है ऐसा मैंने, अब पता चलेगा। और 3 सेम यही हो जाएगा, और 1 इधर भी कुछ नहीं है तो 1 है, उसको भी हमने क्या मान लिया है, r sin फाइव। अभी आपको पता नहीं चलेगा मैंने ऐसा क्यों किया, पर जो कुछ लोग ऐसा करते हैं ट्रिग्नोमेट्री सब्सटीट्यूशन, उनको पता चल चुका होगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। देखते जाइए अभी, देखो कि 3 इज इक्वल टू r cos फाइव लिखते हैं और 1 इज इक्वल टू r sin फाइव लिखते थे। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर लेते तो ये आ जाएगा tan फाइव इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3, और जो हमें फाइव का एंगल निकाला गया है वो कितना निकल गया है, tan इनवर्स ऑफ 1/3। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं और सिंपली अभी हम 3 की जगह ये सब कुछ रख देते हैं जो हमने इधर बोला है। इधर रखेंगे तो r कॉमन आ जाएगा, और क्या बनेगा इधर, cos साइन बीटा cos फाइव माइनस cos बीटा साइन फाइव। ये मैंने r कॉमन ले लिया, ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 और 1 की जगह, उसमें से सिर्फ मैंने r कॉमन लिया है। ठीक है, और इधर से भी सेम चीज़ ईटा स्क्वायर करेंगे, इधर भी हम r cos फाइव साइन फाइव लेंगे तो r कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में आ रहा है। ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा cos फाइव माइनस cos अल्फ़ा साइन फाइव। ठीक है, और ये r और r बाहर जाके कैंसिल, एक मिनट, बाहर जाके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, तो ये फॉर्मूला दिख रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री किसका फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हो जाए साइन बीटा माइनस फाइव का फॉर्मूला हो जाता है।
ईटा स्क्वायर इधर से हो जाता है साइन अल्फ़ा माइनस फाई का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, परफेक्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, इस बीटा माइनस फाई को ऐसे ही लिखता हूँ और इधर साइन को उस बाजू भेज देता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े। ठीक है, इस साइन को मैंने यहाँ भेज दिया तो ये जगह साइन इनवर्स में पूरा ईटा स्क्वायर्ड साइन अल्फ़ा माइनस फाई। ठीक है, और इधर से मैं फाई को साइड भेज देता हूँ तो बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ ईटा स्क्वायर्ड साइन अल्फ़ा माइनस फाई। अभी जो पीछे पाथ फाइंडर में आंसर में जो लिखा है, पीछे जो पाथ फाइंडर की बुक में आंसर दिया गया उसमें से फाई को tan इनवर्स ऑफ 1/3 से सब्सटीट्यूट कर दिया है यहाँ पे, तो वो भी मैं कर लेता हूँ। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ ईटा स्क्वायर्ड साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/3। परफेक्ट, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखिए, मैं काफ़ी पहले आंसर देखेंगे तो काफ़ी भयानक लगेगा कि ऐसा कहाँ से आ गया भाई। ठीक है, और अगर हम ये ऐसा नहीं करते तो हमको क्या करना पड़ता, हमको करना पड़ता, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड अपनाते तो हम कॉस बीटा को लिख देते 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर बीटा, फिर साइन बीटा को उस साइड भेजते हम स्क्वायर ओपन करते हैं। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, बहुत ही लंबा हो जाता है, बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए पाथ फाइंडर वालों ने क्या किया कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा कर लिया ताकि डायरेक्टली ही बीटा की वैल्यू एकदम ईजीली निकल जाए, और इसको बीटा माइनस फाइव में कन्वर्ट कर दिया कुछ इंटेलिजेंट सब्सटीट्यूशन करके, और साइन अल्फ़ा माइनस फाइव में कन्वर्ट कर दिया ताकि सिर्फ साइन इन्वर्स करके हमको सिर्फ 5 प्लस करना रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपको एक चीज़ सिखाता है कि आंसर कितना भी कॉम्प्लेक्स हो तो उसके भी जो मेथड होती है वो हमेशा हार्ड नहीं होती है, कोई बार इजी भी होती है। आप देख सकते हैं इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ पता नहीं थी कि फोर्स ऑफ वाटर कितना हो जाता है रो ए वी स्क्वायर। फिर आपको सिंपली बच्चों वाला खेल था, टॉर्क बैलेंस करना था, उसमें थोड़ी ज्योमेट्री मना नहीं करा, थोड़ी लगानी पड़ी है ज्योमेट्री इधर कि ये लेंथ कैसे फाइंड करें, और आप अगर दूसरे कुछ लगाएंगे तो आपको लंबा पड़ सकता है। फिर हमको 2 इक्वेशन बनाने थे, एक में फोर्स चेंज हो रहा है, एक में रो ए वी स्क्वायर, एक में ईटा स्क्वायर टाइम्स हो जाता है क्योंकि फोर्स जो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अच्छा, और इधर से फिर हमको सिर्फ सॉल्व करना था, इसमें एक इंटेलिजेंट सब्सटीट्यूशन करना था। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है, ये शायद जी एडवांस में आ सकता है। ठीक है, मेंस लेवल का बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत मेंस वाले कभी भी नहीं करवाते। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।